कंटिन्यू आवर टॉपिक। वो हॉर्सेस हमने ये पढ़ा था कि दैट इज ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल में हमने पढ़ा था कि देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स, वहाँ पे बहुत मेनी काइंड्स ऑफ ट्रेडर्स थे और इसमें बंजारा भी इंक्लूड थे, जो कि हम चैप्टर 7 में देखेंगे। और जो सेवरल ट्रेडर्स थे, स्पेशली उनमें हॉर्स ट्रेडर्स थे। स्पेशली उनमें कौन सा ट्रेडर था? हॉर्स ट्रेडर्स थे। और जो हॉर्स ट्रेडर्स थे वो एक एसोसिएशन को फॉर्म करते थे और एसोसिएशन को वो फॉर्म करते थे विद हेडमैन। एक हेडमैन था उनका जिसको नेगोशिएट, मतलब वो उनके बिहाफ में हर काम करता था। और वो जो एसोसिएशन में से एक हेडमैन था और उनके बिहाफ में जो वो सोर्स ट्रेडर थे, जो हॉर्स व्यापारी थे, उनका एक एसोसिएशन बनाया गया था और उस एसोसिएशन में उनका एक एसोसिएशन बनाया गया था। और उस एसोसिएशन में क्या किया जाता था कि एक हेडमैन बनाया जाता था और हेडमैन को कहा जाता था कि आप उनके बिहाफ में हॉर्स को, घोड़ों को बेचिए। और जब वॉरियर्स वहाँ पे जो इंटरेस्ट दिखाते थे घोड़ों में, तो जो वॉरियर्स वहाँ पे आते थे तो वो उन घोड़ों को क्या करते थे? परचेज करने के लिए बातचीत करते थे हेडमैन से। And since traders had to pass through many kingdoms and forests, they usually traveled in caravans and formed guilds to protect their interest. मीन्स क्या हुआ? जो ट्रेडर्स थे उन्हें कई किंगडम्स को पास कर गुजरना पड़ता था। यू कैन से कई किंगडम्स को पास करके गुजरना पड़ता था, कई फॉरेस्ट को पास होकर गुजरना पड़ता था। इसलिए वे यूजुअली ट्रैवल करते थे अपने कैरेवन्स, मतलब अपने काफिले बना और एक साथ यात्रा करते थे। और जितने भी व्यापारी थे वो सब एक साथ यात्रा करते थे। एंड वो अपने एक साथ यात्रा करते और अपने हितों की रक्षा के लिए, और वो क्या करते थे? वो गिल्ड्स बनाते थे। गिल्ड मतलब क्या होता है? एक ट्रेड एसोसिएशन। गिल्ड मतलब होता है GUILD। गिल्ड मीन्स होता है ट्रेड एसोसिएशन बनाते थे। और जो ट्रेड एसोसिएशन था, ट्रेड एसोसिएशन बनाते थे और ट्रेड एसोसिएशन अपने हितों की रक्षा के लिए, अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग ट्रेड एसोसिएशन बनाते थे। There were several such guilds in South India। और यहाँ पर साउथ इंडिया में कुछ गिल्ड्स हैं, मतलब ट्रेड एसोसिएशन है साउथ इंडिया में। फ्रॉम दी 8th सेंचुरी से वहाँ पे कुछ गिल्ड्स हैं। 8th सेंचुरी ऑनवर्ड से वहाँ पे कुछ गिल्ड्स हैं। ठीक है, ऐसे कुछ गिल्ड्स मिले हमें साउथ इंडिया में। द मोस्ट फेमस बीइंग द, और उनमें से जो सबसे मोस्ट फेमस था, बीइंग द मणि। कौन था? मणिग्रामम एंड नाना देशी। मणिग्रामम और नाना देशी। नाना देशी। And these guilds traded extensively both within the peninsula and with Southeast Asia and China। जो these guilds थे, ये जो guilds थे, traded extensively within the peninsula and with Southeast Asia and China। ये जो गिल्ड्स होता है, मतलब ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन था वो
मतलब पेनिसुला के अंदर या आप कह सकते हो साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साथ भी दूर दूर तक ट्रेड करते थे। ये लोग दूर दूर तक, ये जो गिल्ड है, ये जो ट्रेड एसोसिएशन है, ये जो गिल्ड है और ये जो ट्रेड एसोसिएशन है वो लोगों के साथ, ट्रेड एसोसिएशन है वो लोगों के साथ दूर दूर तक ट्रेडर्स करते थे, ट्रेड व्यापार करते थे, लाइक किस किस से व्यापार करते थे वो साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब पेनिसुला के अंदर भी व्यापार करते थे, साउथ ईस्ट एशिया से भी व्यापार करते थे एंड चाइना से भी वो ट्रेड किया करते थे। एंड देयर वर ऑल्सो कम्युनिटी लाइक इसके अलावा यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज थी, ठीक है। देयर वर ऑल्सो, यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज थी, इनके अलावा ट्रेडर्स के अलावा यहाँ पे कुछ कम्युनिटीज थी। लाइक कौन सी थी? चेटियार एंड द मारवाड़ी ओसवाल। चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल थे, ये कम्युनिटीज थी जो who went on to become the principal trading groups of the country, जो आगे चलकर इंडिया के, जो कि आगे चल के देश के या कंट्री के, जो कि आगे चल के कंट्री के ट्रेडिंग ग्रुप्स के प्रिंसिपल बने, ठीक है। और इसमें दो कम्युनिटी थी, दैट इज चेटियार और मारवाड़ी ओसवाल कम्युनिटी थे, ठीक है, जो आगे चल के ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंपनी के प्रिंसिपल ट्रेडर्स ग्रुप्स बन गए थे। ट्रेडिंग ग्रुप्स ऑफ द कंट्री के मतलब वो लोग क्या बन गए थे? हमारी कंट्री के प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए थे, हमारी कंट्री के प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स बन गए थे, हमारी कंट्री के। हमारी कंट्री के प्रिंसिपल ट्रेडिंग ग्रुप्स वो लोग बन गए थे। That and Gujarati traders, including the community, Gujarati traders, including the community, गुजराती ट्रेडर्स ने इंक्लूडिंग कम्युनिटीज को, जो कम्युनिटीज उसमें इंक्लूड थी ऑफ हिंदू बनियार एंड मुस्लिम बोहरा, ठीक है। गुजराती ट्रेडर्स में हिंदू बनिया और मुस्लिम बोहरा दोनों कम्युनिटीज इंक्लूडेड थे, एंड दोनों कम्युनिटीज इंक्लूडेड थे। Traded extensively with the ports of the Red Sea, Persian Gulf, East Africa, Southeast Asia and China। और ये जो गुजराती ट्रेडर्स में हिंदू बनिया और जो मुस्लिम बोहरा दोनों कम्युनिटीज इंक्लूडेड थी, वे दूर दूर तक रेड सी के पोर्ट व फ्रांस, वो दूर दूर तक पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, मतलब रेड सी के पोर्ट पर, या पोर्ट मीन्स आप बंदरगाह,
बंदरगाह के रेड सी के बंदरगाहों व पर्शियन ग्रुप मतलब फ्रांस की खाड़ी, ईस्ट अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से ट्रेड करते थे। और चाइना से वो लोग क्या करते थे? ट्रेड करते थे। चाइना से वो लोग ट्रेड करते थे। And they sold textiles and spices in these ports। और ये यहाँ पर टेक्सटाइल्स और मतलब टेक्सटाइल मीन्स कपड़े और क्लोथ और स्पाइसेस मसालों को इन पोर्ट्स पर सेल करते थे। एंड वो और एक्सचेंज में गोल्ड एंड आइवरी फ्रॉम दी अफ्रीका। देखिए एक्सचेंज में वो लोग ये इन पोर्ट्स पर वो टेक्सटाइल और स्पाइसेस को सेल करते थे और रिटर्न में वो एक्सचेंज में क्या ब्रॉड करते थे? गोल्ड को ब्रॉड करते थे, गोल्ड को। इसके बदले में अफ्रीका से वो गोल्ड लेते थे और एंड आइवरी, और जो आइवरी थी, गोल्ड और आइवरी मतलब जो हाथी के दांत थे वो लोग अफ्रीका से लेते थे। सोना और आइवरी वो लोग अफ्रीका से लेते थे। एंड स्पाइसेस में टिन और स्पाइसेस एंड टिन, चाइनीज ब्लू पोट्री एंड सिल्वर, ये सब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लेते थे। वो मतलब आप कह सकते हो कि स्पाइसेस, टिन, चाइनीज ब्लू पॉट एंड सिल्वर जो चांदी है वो सब साउथ ईस्ट एशिया और चाइना से लेते थे। साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना से वो लोग लिया करते थे। The towns on the west coast were home to Arab। जो टाउन था, the towns on the west coast, जो टाउन थे वेस्ट कोस्ट में वो होम थे अरब। वो होम किसके थे? जो टाउन बसे थे वेस्ट कोस्ट में वो पर्शियन, चाइनीज, जैविश, साइरियन या सीरिया या साइरियन क्रिश्चियन ट्रेडर्स बस गए थे। ये ट्रेडर्स वहाँ पर बस गए थे वेस्ट कोस्ट में, ये उनका घर बन गया था। इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ सोल्ड इन द रेड सी पोर्ट। जो इंडियन स्पाइसेस एंड जो क्लोथ थे वो क्या किया जा रहा था? सोल्ड किया जा रहा था। इंडियन स्पाइसेस, इंडिया के जो मसाले थे, इंडियन स्पाइसेस एंड क्लोथ, इंडिया के जो मसाले थे और जो क्लोथ था वो क्या किया जा रहा था? वो सोल्ड किया जा रहा था रेड सी पोर्ट पर, वेयर परचेज्ड बाय। और वहाँ पे कौन परचेज कर रहा था? वेयर परचेज्ड बाय इटालियन ट्रेडर। वो इटालियन ट्रेडर्स उसको परचेज कर रहे थे। एंड इवेंचुअली रीच्ड, और वो यूरोपियन मार्केट तक पहुंच गया था और फेचिंग वेरी हाई प्रॉफिट, और सबको वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई प्रॉफिट हो रहा था, हाई प्रॉफिट मिल रहा था। एंड हाई प्रॉफिट
दैट जो रेड सी के पोर्ट या बंदरगाहों में बेचे जाने वाले जो इंडिया के मसाले थे और जो कपड़े थे वो इटालियन ट्रेडर वो खरीदे जाते थे। इटालियन ट्रेडर्स उन्हें खरीदते थे और वहाँ से वे आगे क्या यूरोपियन मार्केट्स में उस सामानों को यूरोपियन मार्केट्स में पहुँचा देते थे, यूरोपियन मार्केट्स में पहुँचाते थे और उनसे ट्रेड में और उन सामानों से ट्रेड में उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। उन सामानों से उन्हें ट्रेड में, व्यापार में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। एंड स्पाइसेस ग्रो ऑन ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो स्पाइसेस है वो कहाँ पे ग्रो करते थे? ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रोन करते हैं, ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में ग्रोन करते हैं। और कौन कौन से स्पाइसेस थे? पीपर था, पीपर मतलब काली मिर्च, सेकेंड सिनेमॉन था और सिनेमॉन क्या? दालचीनी था। थर्ड नटमेग था, दालचीनी था, सिनेमॉन और नटमेग था, जायफल था। नटमेग को हम क्या हिंदी में कहते हैं? जायफल था। एंड ड्राइड जिंजर था, ड्राइड जिंजर मतलब सॉल्ट और एक्सेट्रा। ये मसाले स्पाइसेस इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए थे। किस चीज़ के इम्पॉर्टेंट? यूरोपियन में जो कुकिंग होती थी उसके ये इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए थे। और जो कॉटन क्लॉथ था वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया था, क्योंकि जो इंडिया के मसाले थे वो इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया था यूरोपियन मार्केट्स के, यूरोपियन कुकिंग्स में। और जो इंडिया के क्लॉथ थे, जो कॉटन था वो बहुत ज़्यादा फेमस था, अट्रैक्टिव था, जिसे लोग दूर दूर से खरीदते थे। इंडिया में फाइन कॉटन मिलता था, सिल्क और कॉटन फाइन क्वालिटी का इंडिया में मिलता था। एंड This eventually drew European traders to Delhi. अब यहीं से स्टार्ट होता है कि हमारे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, यहीं से आप पूरी 8th क्लास में भी पढ़ोगे दैट इज कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स कहाँ से आए। और यही जब यूरोपियन मार्केट्स में आपने अपने स्पाइसेस को, मसालों को सेल किया, आपके क्लोथ को आपने वहाँ पे सेल किया, तो उन्होंने देखा कि ये बहुत फाइन क्वालिटीज़ के कॉटन से बना हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है कि वो लोग अट्रैक्ट हुए इंडिया में आने के लिए। जितने भी आपके यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन व्यापारी थे, वो अट्रैक्ट हुए इंडिया में आने के लिए। We will shortly read about how this changed the face of trading and time. हमने इसके बारे में बहुत ही समय के साथ साथ क्या हुआ, टाइम के अकॉर्डिंग जो व्यापार था, जो हमारा ट्रेड था, जो हमारी सिटीज़ थी, वो किस तरह से बदली। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। शॉर्टली अब आगे हम इसके कैसे चेंजेस हुए वहाँ पर, कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। एंड हम लोग पढ़ेंगे दैट पहला क्या है? काबुल। हम लोग पहले काबुल के बारे में रीड करेंगे। काबुल with its rugged mountain landscape, Kabul in present day Afghanistan. प्रेजेंट डे कहाँ है काबुल? अफगानिस्तान में। became politically and commercially important from the 16th century onward. काबुल अपने किसी माउंटेन्स के लिए और रग्ड लैंडस्केप के लिए के साथ 16th सेंचुरी में
ये था कि काबुल विद इट्स रग घिसी हुए मतलब ऊबड़ खाबड़ माउंटेन्स थे, वहाँ पर लैंडस्केप था, और काबुल अभी प्रेजेंट डे अफगानिस्तान में। ये पॉलिटिकली और कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट था। काबुल जो प्लेस था वो पॉलिटिकली और कॉमर्शियली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। 16th सेंचुरी ऑनवर्ड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो। 16th सेंचुरी के ऑनवर्ड से ही वो इम्पॉर्टेंट हो गया था। एंड वो इम्पॉर्टेंट हो गया था ऑनवर्ड से। काबुल एंड कांधार were linked to the celebrated Silk Route। ये जो काबुल और कंधार थे, ये सेलिब्रेटेड मतलब होता है सुप्रसिद्ध, मतलब काफ़ी ज़्यादा फेमस होना। फेमस रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे काबुल, और जो कंधार थे वो सिल्क रूट, जो फेमस सिल्क रूट था, सुप्रसिद्ध सिल्क रूट था, जहाँ से सिल्क जाता था, उस रूट से जुड़े हुए थे। Besides, trade in horses was besides trade in horses was primarily carried on through this route। और जो ट्रेड, जो व्यापारी थे, जो हॉर्स, जो साथ ही घोड़ों का व्यापार भी करते थे, वो भी इसी मार्ग से, अपने इसी रास्ते से, इसी रूट से अपने घोड़ों को भी ले जाया करते थे। इसी रास्ते से वो अपने घोड़ों को भी ले जाया करते थे। एंड इन द 17th सेंचुरी, घोड़ों को भी, क्योंकि वो लोग घोड़ों का व्यापार करते थे, तो इसी रास्ते से वो उन्हें मार्केट ले जाया करते थे। इन द 17th सेंचुरी, अगर हम 17th सेंचुरी की बात करें तो हमारे 17th सेंचुरी में जीन बैप्टिस्टे टेवनियर 17th सेंचुरी में जीन बैप्टिस्टे टेवनियर और डायमंड मर्चेंट थे। वो क्या थे? अनुमान लगाया जाए वो डायमंड मर्चेंट थे। Estimated that the horse trade at Kabul amounted to ₹30,000 annually, which was a huge sum in those days। Which was a huge sum, मतलब 30,000 that time बहुत ही ज़्यादा huge है, huge amount है। And 30,000 बहुत ज़्यादा huge amount है that time। And जो 17th सेंचुरी में हीरो के एक बहुत बड़े मतलब मर्चेंट थे, डायमंड मर्चेंट थे। उन्होंने डायमंड मर्चेंट का नाम क्या था? जीन बैप्टिस्टे टेवनियर थे। उन्होंने एक अनुमान लगाया था, एस्टिमेट किया था, एस्टिमेट लगाया था कि काबुल में जो हॉर्स का व्यापार है, जो हॉर्स का जो ट्रेड है, वो एनुअली 30,000 रुपये का होता था। एनुअली 30,000 रुपीज़ का होता था, और जो दैट टाइम उन दिनों सबसे बहुत बड़ी अमाउंट मानी जाती थी। और दैट टाइम अगर हम बात करें तो वो सबसे बड़ी अमाउंट उस टाइम पर मानी जाती थी। देन कैमल्स कैरी ड्राइड फ्रूट। जो कैमल्स थे वो कैरी करते थे ड्राइड फ्रूट्स को। कैमल ड्राइड फ्रूट्स को कैरी करते थे। कैमल डेट्स को कैरी करते थे। कैमल्स पे लाद कर लाए जाते थे। कैमल्स पे ये चीज़ें लाद दी जाती थी, उन पे डाल दिया जाता था। फ्रूट, डेट्स, कारपेट, सिल्क and even fresh fruits from Kabul to the subcontinent and elsewhere. To the subcontinent and elsewhere. And elsewhere.
वेयर. That काबुल से हम क्या क्या लाते थे? मेवे लाते थे, खजूर लाते थे या फ्रूट्स लाते, ड्राई फ्रूट्स लाते थे, डेट्स लाते थे, कारपेट लाते थे, सिल्क लाते थे और कुछ फ्रेश फ्रूट्स भी हम काबुल से लेकर आते थे. और हम क्या करते थे? इनको कैमल्स के पीठ पर लाद दिया जाता था और फिर हम लेकर आते थे. काबुल कॉन्टिनेंट और एल्सवेयर, हम इन चीज़ों को लेकर आते थे. कॉन्टिनेंट्स में लेकर आते थे या कई दूसरी जगह ले जाकर हम इनको क्यों लाते थे? बेचने के लिए, मतलब बेचने के लिए हम इनको लेकर आते थे. और यहाँ तक कि हम इन सामानों को तो बेचते ही थे, यहाँ तक कि हम स्लेव्स को, मतलब अपने गुलामों को, इसके अलावा भी हम गुलामों को भी बेचने के लिए लेकर आते थे. हम गुलामों को भी बेचने के लिए लेकर यहाँ पर आते थे. आज our next topic, that is craft in town. जो टाउन्स में टाउन्स में शिल्प या क्राफ्ट. First, the craft persons of Bidar. The craft persons of Bidar were so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. The craft persons of Bidar, जो craft persons थे बिदर के, were so famed, वो बहुत so famed for their inlay work in copper and silver that it came to be called Bidri. That it came to be called Bidri. जो बिदर के शिल्पकार थे, जो बिदर के क्राफ्ट पर्सन्स थे, वो कॉपर और सिल्वर से कॉपर और सिल्वर से क्या करते थे? इनले वर्क करते थे. इनले मतलब जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक फेमस थे और इस शिल्प का नाम क्या था? बिदरी पड़ गया. आप ये फोटो देख सकते हो फिगर 4 में शॉल बॉर्डर फिगर 5 आप देख सकते हो कि कैसे ब्लैक में इनले किया गया, ओवरले मतलब पूरा कैसे सजाया गया है. तो ये कॉपर और सिल्वर से वो भी इनले वर्क करते थे और ये जो क्राफ्ट पर्सन थे बिदर के, बहुत ज़्यादा ही फेमस थे और इसलिए इनके वर्क को क्या कहा जाने लगा? इनके वर्क को बिदरी कहा जाने लगा. इनके वर्क को बिदरी कहा जाने लगा. एंड इनके वर्क को बिदरी कहा जाने लगा. द पंचाल और विश्वकर्मा, द पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी, द पंचाल एंड विश्वकर्मा कम्युनिटी consisting of goldsmith, bronzesmith, blacksmith, masons, carpenters were essential to the buildings of temple. Buildings of temples के लिए बहुत ही essential थे ये. एंड क्या होता? जो पंचाल थे, जो पंचाल और विश्वकर्मा कम्युनिटी कंसिस्टेड, इनमें कौन कौन से लोग थे? गोल्डस्मिथ थे जो सोने का काम करते थे, सुनार थे. ब्रोंजस्मिथ थे जो ब्रोंज का काम करते थे. ब्लैकस्मिथ थे जो लोहार थे. मासन जो राजमिस्त्री थे. कारपेंटर और ये सब
बहुत ही एसेंशियल थे किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए, किसी भी बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स को बनाने के लिए ये लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते थे। एंड they also play an important role in the construction of the palaces, और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करते थे, मतलब कंस्ट्रक्शन और पैलेसेस। ये दे ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस के लिए, बिग बिल्डिंग, टैंक्स और रिजर्वॉयर्स बनाने के लिए। ठीक है, इनके अलावा वे मतलब मंदिरों के अलावा वे राजमहलों को भी बनाते थे, बड़े बड़े भवनों को बनाते थे, तालाबों को बनाते थे, रिजर्वॉयर्स मतलब जलाशयों को ये बनाते थे। ठीक है, बहुत, और इसमें भी वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इम्पॉर्टेंट रोल किस चीज़ में प्ले करते थे, क्या क्या बनाते थे? कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेसेस को कंस्ट्रक्ट करते थे, बिग बिल्डिंग्स को बनाते थे, टैंक्स को बनाते थे, रिजर्वॉयर्स को बनाते थे। इस चीज़ में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। इन चीज़ों को बनाने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट